क्या होगा जब पूरी दुनिया में एक आपदा के फैलने से सब कुछ तबाह हो जाएगा और आखिर में बचेंगे बस थोड़े बहुत लोग जो कि किसी तरह से सरवाइव करते हुए इस पोस्ट एपोकलिप्टिक पृथ्वी पर जीवित बचे हैं। अब पृथ्वी का ये हाल कैसे हुआ, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई सीरीज में। कहानी की शुरुआत भविष्य के ऐसे समय से होती है जब पृथ्वी पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। दरअसल कुछ साल पहले हर ओर एक ऐसी बीमारी फैल गई जिसने दुनिया से लगभग सारे ही इंसानों को मिटा डाला। अब इस बीमारी की खास बात ये है कि ये सिर्फ 18 साल की उम्र से बड़े लोगों को ही इन्फेक्ट करती है, जबकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब भी वे 18 साल के होंगे तो तभी उनकी मौत हो जाएगी। यानी कि अब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 18 साल से कम उम्र के लोग बचे हैं, बाकी हर कोई मारा गया और उन्हें ही अब इस बर्बाद और तबाह हो चुकी दुनिया में सरवाइव करना होगा। अब ऐसे ही दो बच्चे एना और उसका 5 साल का छोटा भाई सैम जंगल के बीचों बीच मौजूद अपने घर में रहकर सरवाइव किया करते हैं। एना अपने भाई को यहीं घर पर छुपाकर हर कुछ दिन में अकेली शहर जाकर खाने और पीने की सप्लाईज लाती रहती। वहीं उनके घर और आसपास की कई सारी जमीन को चारों ओर से कंटीली तारों से कवर किया गया था। एना ने तो अपने भाई सैम से झूठ भी बोल रखा है कि बाहर की दुनिया में मॉन्स्टर्स रहते हैं, इसलिए वो कभी गलती से भी अपने घर की बाउंड्री को पार न करे और बाहर न निकले। अब ये आपदा शुरू कैसे हुई? करीब 5 साल पहले जब दुनिया नॉर्मल हुआ करती थी तो छोटी एना के पिता स्टेन और माँ मारिया के बीच डिवोर्स हो गया और दोनों एना की कस्टडी के लिए केस लड़ने लगे कि एना को कौन रखेगा। हालांकि एना को अपना पिता स्टेन ज्यादा पसंद था, मगर फिर भी उसकी माँ मारिया उसे जबरदस्ती अपने साथ उठा ले गई। मारिया अपने पति से डिवोर्स के बाद अपने नए बॉयफ्रेंड डेमियन के साथ जंगल में मौजूद उसके घर में रहा करती थी। यहाँ डेमियन के साथ उसका एक बेटा सैम भी था। अब शुरू में एना डेमियन और उसके बेटे सैम से बहुत ज्यादा नफरत करती, क्योंकि उसे लगा कि उन्हीं दोनों की वजह से उसकी माँ और पिता एक दूसरे से अलग हुए हैं। हालांकि मारिया उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि एना सैम को अपना भाई मान ले और अब से यही उसकी फैमिली है, मगर एना तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। तो वहीं अब तक बाहर हर ओर से खबरें आने लगी कि पूरी ही दुनिया में अचानक से एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसके इन्फेक्शन से लोग बहुत जल्दी मर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मारिया और डेमियन तो जंगल में रहते थे तो वे ज्यादा नहीं डरते, न ही उन्होंने इस इन्फेक्शन को सीरियसली लिया। वे तो दुनिया भर से लगातार आ रही खबरों के बीच अपने पास के शहर में लगातार जाते रहते। साथ में दोनों ही बच्चे वहीं स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन एक दिन एना के स्कूल में एक टीचर को उसी बीमारी का इन्फेक्शन निकल आया। तो अब जल्दी से सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को पिक करने वही स्कूल में आने लगे कि कहीं उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन एना ने जब अपनी माँ मारिया को फोन किया तो वो तो उसका फोन ही नहीं उठाती। दरअसल वो इस वक्त डेमियन के साथ कुछ और ही कर रही थी। तो वहीं अब पूरे स्कूल में बाकी बच्चे तो चले गए, सिर्फ एना और सैम ही थे जिनके पेरेंट्स नहीं आए। सो एक टीचर उन दोनों को अकेले न छोड़ते हुए उन्हें अब अपनी ही कार से उनके घर छोड़ने जाने लगती है। हालांकि उसे उनके घर के एड्रेस का रास्ता नहीं पता था। वहीं छोटे एना भी उसे ढंग से रास्ता नहीं बता पाती। ऊपर से मारिया भी टीचर का कोई फोन नहीं उठा रही। सो अब वो रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर एक रेस्टोरेंट में जंगल में जाने का रास्ता पूछने के लिए नीचे उतर गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो एक कपल हालातों का फायदा उठाते हुए उसी रेस्टोरेंट को लूटकर भाग रहे थे और वे अब रास्ते में उस टीचर को भी चाकू मार देते हैं। यानी कि अब एना और छोटा सैम अकेले ही छूट गए। जबकि घर पर अब मारिया ने नोटिस कर लिया कि डेमियन की भी बॉडी पर वही निशान बन गए हैं जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा था कि ये उसी बीमारी का लक्षण है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। सो अब मारिया उसे जल्दी से बाहर जाने को कहने लगी, क्योंकि अगर उसे भी डेमियन से ये बीमारी लग गई तो फिर उनके बच्चों को कौन संभालेगा। हालांकि डेमियन तो इसे सीरियसली नहीं लेता और उसने कहा कि मारिया ऐसे ही डर रही है, इससे उसे कुछ नहीं होने वाला। तभी अब मारिया को अपने फोन पर स्कूल से आए कई सारी कॉल्स दिखाई दी और वो भागकर उन्हें लेने चली जाती है। लकीली दोनों बच्चे उसे रास्ते में ही सेफ मिल गए और वो उन्हें गाड़ी में बैठाकर वापस से घर ले आई। तभी अब इसी रात एना का रियल पिता स्टेन उनके जंगल वाले घर पर ही आ गया। हालांकि मारिया उसे भी अब अंदर नहीं आने देती। सो अब स्टेन ने बाहर से ही रिवील किया कि कैसे आज अचानक से ही उनके पूरे शहर में वो बीमारी फैल गई जिसकी खबरें वे इतने दिनों से न्यूज में सुन रहे थे। स्टेन ने आगे रिवील किया कि वो खुद ही अंदर नहीं आना चाहता, वो तो बस मारिया को आगाह करने आया था कि वो अब से शहर में ना जाए, क्योंकि ये बीमारी सच में बहुत घातक है और मारिया यहीं छिपकर उनकी बेटी एना को सेफ रखे।
जिसके बाद स्टेन अब एक आखिरी बार अपनी बेटी को गुड बाय बोल अपनी गाड़ी में चला गया और अंदर ही गिर पड़ा। वहीं अब इस घटना के आने वाले 2 ही हफ्तों के अंदर हर ओर ये बीमारी फैल चुकी थी। मारिया भी से इन्फेक्टेड हो गई, क्योंकि बेशक से वो स्टैन के आगाह करने के बाद शहर में ना गई हो, लेकिन उस दिन चूंकि वो डेमियन के साथ थी तो उसी से वो भी इन्फेक्टेड हो गई। तो वहीं अब तक हर कोई जान चुका था कि ये इन्फेक्शन सिर्फ बड़े लोगों को होता है, यानी कि जल्द ही पूरी दुनिया से सारे बड़े लोग समाप्त हो जाएंगे। सो मारिया भी अब अपने मरने से पहले अपने दोनों बच्चों के लिए सारी प्लानिंग सब कुछ लिखकर नोट करने लगती है कि उन्हें अब इस नई पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में कैसे सरवाइव करना है, कैसे उन्हें खाने पीने से लेकर सेफ रहने तक सारी ट्रिक्स और प्लानिंग करनी है। ये सब कुछ मारिया ने एक डायरी में नोट कर दी। फिर उसने एना को समझाना शुरू किया कि अब चूंकि वो ही बड़ी है तो उसे अपने और अपने छोटे भाई सैम को संभालना होगा। और तब से लेकर अब 5 साल बाद तक एना अपने छोटे भाई सैम के साथ इसी घर में रह रही है, जो कि बीच जंगल में इतनी अंदर होने से यहाँ कोई नहीं आ पाया। पिछले 5 साल से एना अपनी माँ मारिया के समझाए अनुसार ही खुद को और अपने भाई को सेफ रख पाई। हालांकि उसने सैम को झूठ बोल रखा था कि उनके घर की बाउंड्री के बाहर राक्षस रहते हैं, ताकि उसका भाई सैम कभी गलती से भी बाहर न चला जाए। अब अगली सुबह जल्दी उठकर एना फिर से अकेली पास के शहर में खाने पीने की सप्लाई लेने चली गई। उसने नोटिस किया कि यहाँ तो उसके अलावा और भी कई सारे बच्चों का ग्रुप था जो कि सप्लाईज न मिलने पर तोड़फोड़ कर रहे थे। दरअसल अब चूंकि दुनिया में कोई अडल्ट नहीं बचा तो सारे बच्चे ही अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाकर इस नई दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं। उन्हीं में से कई सारे बच्चों के ग्रुप्स आपस में ही खाने पीने की सप्लाईज के लिए लड़ते भी रहते हैं, और जिन ग्रुप्स में बच्चे थोड़े ज्यादा बड़े हैं तो वे अपने से छोटों को दबा कर रखते। हालांकि एना और उसका भाई सैम इन सब से बहुत दूर थे, उनका घर तो किसी को पता भी नहीं। अब एना को कई देर ढूंढने के बाद पूरे स्टोर में सिर्फ एक ही खाने का पैकेट मिलता है, लेकिन तभी उसके पास उस पैकेट को देख वो दूसरा ग्रुप उसे पैकेट छीनने लगा। हालांकि एना ने कहा कि वे उसे अपनी जूस की बोतल दे दें और वो उन्हें खाना दे देगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से अभी समय का सबसे खतरनाक बच्चों का ग्रुप आकर उन पर अटैक कर देता है। इस पूरे ग्रुप को ब्लू ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इसके मेंबर्स अपनी पूरी बॉडी पर ब्लू कलर लगाकर रखते हैं, और हाल फिलहाल में सबसे वोलेट मेंबर्स इसी ग्रुप में शामिल थे। अब इस पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में वही सेफ है जिनके पास ज्यादा मेंबर्स और ताकत हो। सो अब एना और बाकी बच्चे उस ब्लू ग्रुप से बचकर बाहर भागने लगते हैं ताकि अपने खाने को बचा सकें। एना को तो इस एरिया का अच्छे से पता था, सो वो अपने साथ बाकी लोगों को भी बाहर निकालने लगी। अब एना की इसी चालाकी को देख एक लड़का पेत्रो उसका दोस्त बन जाता है। पेत्रो ने उसे बताया भी कि वो बेशक से उम्र में बाकियों से बड़ा हो, मगर वो किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता। उसने एना को वार्निंग भी दी कि चाहे जो भी हो जाए वो ब्लू ग्रुप के मेंबर से दूर ही रहे, क्योंकि वे बहुत बेरहम हैं। वहीं अब आगे चलते हुए दोनों को रास्ते में एक लड़का उसी बीमारी से इन्फेक्टेड दिखाई देता है, क्योंकि वो अभी ही 18 साल का हुआ था और वो भी अब जल्द ही मारा जाएगा। सो पिएत्रो ने उसे हमदर्दी जताते हुए उसे खुद ही आसान मौत दे दी। हालांकि एना उससे उलट कभी किसी की ऐसे मदद नहीं करती, उसे तो सिर्फ अपने और अपने भाई के बारे में सोचना था। अब पिएत्रो यहाँ से एना को अपनी बाइक से उसके घर छोड़ने जाने लगता है। हालांकि अब भी एना उसे अपने घर का एड्रेस नहीं बताती कि क्या पता बाद में पिएत्रो उनके घर पर घुस जाए। सो पिएत्रो ने जाते हुए कहा कि अगर एना उससे फिर से मिलना चाहे तो वो बीच के आसपास रहता है। तो वहीं घर पर सैम अकेला ही खेल रहा था, उसी तो अब इसकी आदत भी हो चुकी है। इसी बीच आज वो गलती से अपनी माँ के रूम में चला गया जहाँ की कभी उनकी मौत हुई थी, और उनकी बॉडी के रिमेन्स आज भी उनके बेड पर हैं। वहीं सैम ने समय के साथ अपनी बहन के जरिए पढ़ना और लिखना भी सीख लिया। सो वो अपनी माँ की डायरी से एक तरीका पढ़ने लगा कि अगर उन्हें कैन में पुराना खाना पैक हुआ मिले तो वो उन्हें कैसे खाना चाहिए। मारिया ने इसका तरीका लिखा था कि वे पहले खाने को स्मेल करके देखें, और अगर खाने की स्मेल कुछ ज्यादा ही खराब हो तो भी वे खाने को फेंके ना, बल्कि उसे आग में उबाल कर खा लें, क्योंकि खाना आज की दुनिया में सबसे बड़ा खजाना है। अब थोड़ी ही देर बाद एना भी शहर से वापस आ गई और वो अपने भाई को जूस की बोतल और खिलौने देती है जो कि वो उसके लिए शहर से लाई थी। वहीं अब यहाँ से मेन शहर में दो भाई
मारियो और पोल दिखाई जाते हैं। दरअसल दोनों ने एक एक्सचेंज स्टोर खोल रखा था, जहाँ से कि वे बाहर से लाए गए खाने के बदले में बाकी बच्चों को काम की चीजें देते। दोनों भाई इस आपदा के शुरू से ही एक साथ हैं और उन्होंने बहुत जल्द इस नई दुनिया में खुद को ढाल लिया। शुरू में तो उन्होंने कुछ बच्चों को नकली दवाई तक बेच दी, ये कहकर कि ये इस बीमारी की एंटीडोट है। लेकिन अब दोनों में से बड़ा भाई पोल अब चूंकि 18 साल के करीब आ चुका है, तो वो भी आने वाले कुछ ही दिनों में मारा जाएगा। वही मारियो के पास अभी भी 1 और साल बचा था। तो मारियो ने कहा कि पोल अगर चाहे तो मरने से पहले जो चाहे वो खा पी सकता है, वो अपने लिए खाना बाद में जुटा लेगा। अब पोल ने कहा कि वो मरने से पहले एक आखिरी बार आइसक्रीम खाना चाहता है, जो वो कभी 5 साल पहले नॉर्मल दुनिया में अपने भाई और पेरेंट्स के साथ खाया करता था। हालांकि अब तो कोई फ्रिज ही नहीं बचे, तो दोनों भाई फैसला करते हैं कि वे अपने बेसमेंट में बर्फ डालकर उसे ही फ्रीजर बना देंगे और खुद की आइसक्रीम बनाएंगे। पोल की मौत के बाद मारियो वहीं से और आइसक्रीम बनाकर बाकी को बेच सकता है। तो वहीं जंगल वाले घर में एना आज फिर से अपने भाई सैम के साथ खेलने लगी। वहीं सैम जिससे कभी वो शुरू में नफरत किया करती थी, लेकिन हालातों ने उन्हें एक दूसरे का परिवार बना दिया और अब तो एना अपने भाई सैम को अकेले तक नहीं छोड़ना चाहती। अब अगली सुबह एना फिर से सामान लेने निकल गई। हालांकि इस बार वो बीच के पास जाती है ताकि वहाँ पियत्रो से मिल सके। लकीली पियत्रो वहीं था और इस बार एना सामान लेने के बजाय पियत्रो के साथ ही वहीं एंजॉय करने लगी। पहली मुलाकात से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, तो एना बहुत खुश होती है कि इस मुश्किल दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसके साथ वो लाइफ एंजॉय कर पा रही है। तो वहीं घर पर सैम भी हमेशा की तरह अकेला ही खेल रहा था, लेकिन आज उसने खेलते हुए अपनी बिना काम की चीजें जलानी शुरू कर दी, जिससे कि बहुत तेज आग लगते हुए ऊपर तक धुआं जाने लगता है। वहीं से थोड़ी ही दूर जब ब्लू ग्रुप के मेंबर्स जा ही रहे थे, तो उन्हें वो धुआं दिखाई दे गया और वे समझ गए कि इस जंगल में अभी भी कोई मौजूद है। जल्दी वे धुएं का पीछा करते हुए सैम के घर तक पहुंच गए और यहाँ वे हर और तोड़फोड़ करते हुए सारे ही काम की चीजें लूटने लगते हैं। तभी सैम ने उन सब को देखा और वो तो हैरान रह गया, क्योंकि वो पिछले 5 साल से कभी बाहर नहीं गया। तो उसने पिछले 5 साल से अपनी बहन के अलावा और किसी को नहीं देखा था। अब उसे इस ब्लू ग्रुप के मेंबर से पता चला कि बाहर की दुनिया तो बिल्कुल नॉर्मल है, बाहर उन जैसे बहुत से बच्चे रहते हैं, सो उसे डरने की जरूरत नहीं। ब्लू ग्रुप के मेंबर्स ने देखा कि सैम को पढ़ना और लिखना तक आता है, यानी कि वो उनके बहुत काम आएगा। सो अब वे घर से सारी काम की चीजें साफ करने के बाद सैम को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। हालांकि शुरू में सैम को अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी बहन ने उसे घर से ना निकलने को कहा था, लेकिन अब अपनी उम्र के इतने बच्चों को देख वो उनके साथ चला ही गया। वो फाइनली अपने घर की बाउंड्री को पार कर बाहर निकल जाता है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि अब वो फ्री हो गया हो। तो वहीं थोड़ी देर बाद अब जब एना वापस से घर लौटी, तो उसने देखा कि उसका पूरा ही घर टूटा बिखरा पड़ा है। वो समझ गई कि यहाँ तो कोई उसके पीछे से घुसा होगा। इतना ही नहीं, अब तो यहाँ उसका छोटा भाई सैम भी नहीं था। एना डर गई, क्योंकि उसके भाई सैम को अभी बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता। उसे पता नहीं कि बाहर की दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। तभी उसे अपने पूरे घर में ब्लू पेंट मिलने लगा और वो समझ गई कि यहाँ तो ब्लू ग्रुप के मेंबर्स घुसे होंगे और वह उसके भाई सैम को अपने साथ उठा ले गए। सो एना अब बिना कोई वक्त गवाए जल्दी से अपना सारा काम का सामान पैक कर अपने भाई सैम की तलाश में निकल जाती है। उसने सबसे पहले पियत्रो के पास जाकर पूछा कि क्या उसे ब्लू ग्रुप का ठिकाना पता है। हालांकि उस ब्लू ग्रुप की लोकेशन पियत्रो को भी नहीं पता थी। सो एना अब पियत्रो पर ही गुस्सा होकर कि उसी के साथ टाइम बिताने से उसका भाई मिसिंग हो गया, वो उसे दूर चली जाती है। फिर वो उन्हीं दोनों भाइयों के स्टोर में गई ताकि यहाँ से खाने के बदले में मैप और टॉर्च ले सके और अपने भाई को ढूंढ सके। लेकिन अब यहाँ मारियो ने कहा कि उसने तो ऑलरेडी ब्लू ग्रुप के एक मेंबर को पकड़ रखा है, तो एना उसी से उनका एड्रेस पूछ सकती है और अपने भाई को बचा सकती है। एना तो ये सुनकर खुश हो गई कि अब उसे उसका भाई मिल जाएगा, लेकिन ये सब मारियो को एक ट्रैप था और वो उसे अपने पीछे लगाकर एक रूम में फंसा देता है। उसने बाहर से गेट्स भी बंद कर दिए ताकि एना अब यहाँ से निकल सके। यानी कि एना का भाई सैम उसी खतरनाक ग्रुप के पास चला गया, जबकि खुद एना यहाँ फंस चुकी है। अब अगले दिन तक मारियो ने एना को एक पिंजरे में बंद कर दिया और यहाँ एना ने नोटिस भी किया कि मारियो ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि एक और बच्चे को पकड़ रखा है। मारियो ने उन दोनों से कहा कि अब यहाँ वे उसके कब्जे में हैं, सो अगर उन्हें जिंदा रहना है और खाना चाहिए
तो वे उसके लिए डेली काम किया करेंगे। जिसके बाद अब मारियो एना के पैरों में जंजीर बांधकर उसे रूम में गड्ढा खुदवाने लगता है। मारियो ने रिवील किया कि उसके भाई पोल के मरने से पहले आखिरी इच्छा थी कि वे यहाँ बेसमेंट में गड्ढा खोदकर फ्रीजर बनाएं। तो वे दोनों अब यही काम करेंगे। मारियो अब उन दोनों से पूरे ही दिन बारी बारी से काम करवाकर उन्हें शाम को कुत्तों वाला खाना देने लगता है, क्योंकि नॉर्मल खाना तो अब वैसे ही नहीं बचा। अब एना समझ गई कि ऐसे तो वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। तो अब वो जानबूझकर प्लान बनाकर मारियो से अच्छे से बात करने लगती है ताकि वो उसे अपने जाल में फंसाकर आजाद हो सके। और जब थोड़ी देर बाद मारियो का ध्यान कहीं और था तो एना ने उस पर अटैक कर दिया। हालांकि मारियो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने एना पर फिर से काबू पाकर उसे बेहोश कर दिया। लकीली तभी बाहर कोई सामान एक्सचेंज करवाने आ गया और मारियो को जल्दी से एना को वहीं बांधकर उसे देखने जाना पड़ता है। दरअसल ये तो पिएत्रो था। वो यहाँ पर एना को ही ढूंढते हुए आ गया, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से वापस नहीं लौटी है और उसने जाने से पहले उसे बताया भी था कि वो यहीं टूल्स लेने आएगी। अब मारियो शुरू में झूठ बोल देता है कि एना तो यहाँ पर कभी आई ही नहीं और वो पिएत्रो का ध्यान भटकाने के लिए उसे फ्री में एक अडल्ट मैगजीन देकर वापस भेजने लगा। लेकिन पिएत्रो ने फिर से कहा कि एना पक्के से यहीं आई थी। तो वहीं तभी अंदर से एना अब आवाज करते हुए अचानक से स्पीकर बजाने लगती है और पिएत्रो समझ गया कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से अब अंदर जाकर एना को देख लेता है और उसने फाइनली एना को फ्री कर ही दिया। एना अब शुरू में गुस्से में मारियो को बहुत मारती है, जो उसने पिछले 2 दिन उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया था। मारियो अब माफी मांगते हुए ऑफर करता है कि इसके बदले में वो जो चाहे उसके स्टोर से वो ले सकते हैं। तो अब मैप और खाने पीने की सप्लाईज लेकर एना पिएत्रो को सॉरी बोलते हुए रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई को ढूंढने के लिए वो भी उसके साथ चले। हालांकि पिएत्रो तो अब तक गुस्सा था कि एना ने अपने भाई के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया, जबकि खुद वहीं उससे मिलने आई थी और वो गुस्से में चला जाता है। तो वही दूसरी ओर सैम तो अब तक उसी ब्लू ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में पहुंच चुका था, जहां की इस बिल्डिंग में आने के बाद प्रोसेस के तहत जो भी नए मेंबर्स इस ग्रुप में शामिल होते हैं उन्हें अब नीले पेंट में नहाना होगा और सैम को भी ऐसा ही करना पड़ता है। तभी अब सभी नए मेंबर्स के सामने इस पूरे ब्लू ग्रुप की लीडर एंजेला आती है, जो कि खुद ही अब कुछ ही हफ्तों में 18 साल की हो जाएगी। और यहाँ से एंजेला का 6 साल पहले नॉर्मल दुनिया का पास्ट दिखाया जाता है। दरअसल एंजेला इस पूरे शहर की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। इसी कारण वो हमेशा से सभी दूसरे बच्चों को अपने से नीचे ही समझती। उसके ग्रुप के सारे ही बच्चे हमेशा रिच फैमिलीज के होते थे। और एक दिन जब छोटी एंजेला अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि तभी उनके ग्रुप में एक दूसरी लड़की खेलने आ गई। अब एंजेला, जो कि खुद को सबसे ऊपर समझती है, उसने उस दूसरी लड़की को टास्क दिया कि अगर वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाए तो वो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेगी। और उसके बाद उस लड़की की नीचे गिरने से मौत हो गई। हालांकि एंजेला की फैमिली चूंकि बहुत अमीर थी तो उन्होंने सब संभाल लिया। उन्होंने उस लड़की की फैमिली को पैसे भी खिला दिए ताकि एंजेला न फंसे। लेकिन फिर भी एंजेला जब उस लड़की के फ्यूनरल में जा रही थी तो भी वो उसी लड़की को बुरा भला कहने लगती है। इतना होने के बावजूद उसे इसका कोई गम नहीं था और उसने कहा कि वो लड़की कितनी बेवकूफ थी जो इतनी ऊपर से कूद गई। वहीं जिस लड़की की मौत हुई थी उसका भाई अब फैसला कर लेता है कि वो कभी न कभी एंजेला से बदला जरूर से लेगा। फिर इस घटना के कुछ ही महीनों के बाद दुनिया में वो बीमारी फैलने से सब बदल गया। सब बड़े लोगों के मरने के बाद एंजेला अपने पेरेंट्स के ही नदी किनारे बने आलीशान घर में रहने लगी और खाना और पानी की सप्लाईज तो उसके पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत सा स्टोर करके गए थे। लेकिन तभी एक दिन उसी मरी हुई लड़की का भाई और उसके दोस्त एंजेला से बदला लेने आ गए, क्योंकि अब दुनिया में कोई बड़ा नहीं बचा। और उसके बाद उन सभी ने एंजेला को अब्यूज करते हुए उसके ऊपर नीला पेंट डाल दिया ताकि उसे ये बेइज्जती उम्र भर याद रहे। और अब पूरे 6 साल के बाद उसने उसी ब्लू पेंट को अपने ग्रुप की निशानी बना लिया है। वहीं इस ब्लू ग्रुप की बड़ी बिल्डिंग के बाहर बहुत से और भी बच्चों की लाइन लगी रहती, जो कि एंजेला के ब्लू ग्रुप में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि ये ग्रुप अभी सबसे ताकतवर है। वे बाहर से सबकी सप्लाईज छीनकर खुद इस्तेमाल करते हैं। और आज फाइनली एना भी यहाँ पहुँच ही गई। अब वो शुरू में किसी तरह से बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे गेट पर ही रोक लिया गया। तभी एना को पता चला कि आज रात यहाँ बहुत से बच्चे लीडर एंजेला के सामने परफॉर्म कर उसे एंटरटेन करने वाले हैं। सो अब वो उन्हीं में शामिल होकर अंदर गई। और सिंगिंग तो उसे पहले से आती थी, तो अब उसके गाने को सुनकर एंजेला
उसे बाकी एंटरटेनर्स के साथ अंदर रहने की अनुमति दे देती है। एना को तो यही चाहिए था और उसने जल्दी से बाहर जाकर अपने भाई सैम को भी ढूंढ निकाला, जो कि अब नीले पेंट में बाकी मेंबर्स के साथ काम कर रहा था। सो एना ने यहाँ से फैसला कर लिया कि वो मौका मिलते ही जब उन्हें कोई न देख रहा हो तो वो अपने भाई सैम के साथ यहाँ से चुपचाप बाहर भाग जाएगी। अब इसी रात जब एंजेला के यहाँ पार्टी चल रही थी तो सबके सामने अनाउंस किया गया कि उन्होंने एक अडल्ट को पकड़ रखा है, एक ऐसा अडल्ट जिसकी उम्र 18 साल से बहुत ऊपर है, लेकिन वो अभी तक नहीं मरा, यानी कि वो इस बीमारी से ही इम्यून है। हालांकि उसका चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया जाता। वहीं अब अगली सुबह है ना जल्दी से उठकर अपने भाई सैम के पास जाकर उसे यहाँ से उसके साथ भागने को कहती है, लेकिन सैम ने कहा कि वो उसके साथ यहाँ से वापस नहीं जाएगा। यहाँ आकर वो पहली बार अपने उम्र के बच्चों के साथ रहा है, जबकि घर पर तो वो अकेला ही रहा करता था। और तभी एना को बाकी के मेंबर्स आकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उनके एक और मेंबर को लेकर भाग रही थी। वे एना को सीधा अपने लीडर एंजेला के पास ले गए। अब लीडर एंजेला को सब सच पता लगने के बाद कि सैम एना का ही भाई है और वो तो उसे लेने आई थी, तो एंजेला अब सैम को अपने पास रखकर एना को भागने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम देती है, और अगर वो पकड़ी गई तो वे उसे जान से मार देंगे। सो एना अब अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से भागते हुए एक अबेंडन बिल्डिंग में जाकर छुप गई, लेकिन अब यहाँ छुपते हुए एक सांप उसके हाथ पर काट लेता है, जिस कारण एना डरते हुए बाहर निकल आई और वो सबके सामने आकर जहर से बेहोश हो गई। अब कुछ ही घंटों बाद जब उसे होश आया तो यहाँ तो उसे ब्लू ग्रुप के बच्चों ने बेड से बांध रखा था। तभी वहाँ उसके होश में आने का सुनकर लीडर एंजेला उसके पास आ गई और उसके साथ वो अडल्ट भी था, जो कि 18 साल से ऊपर होने के बावजूद अब तक जीवित है। अब लीडर ने कहा कि वो एना को सजा अपने हाथों से देगी, लेकिन उसे जान से नहीं मारेगी, क्योंकि उसे उसका गाना बहुत पसंद आ गया है। और इसके बाद खुद लीडर एंजेला ने एना का वो हाथ ही काट डाला जिस पर कि उसे सांप ने काटा था। अब एना बहुत दुखी होती है कि ये लोग कितने बुरे हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही हाथ बचा है, लेकिन उसे उस अडल्ट को देख आइडिया आया कि अगर वो ये पता कर ले कि उसमें ऐसा क्या है जिससे कि वो बीमारी से बच गया, तो फिर शायद से वो और उसका भाई भी बच जाएगा। वहीं अब यहाँ से उसी अडल्ट कैट का पास्ट दिखाया जाता है। दरअसल वो इस बीमारी के फैलने से पहले एक फीमेल के रूप में फैशन डिजाइनर का काम किया करती थी। उसके पास एंजेला की बड़ी बहन जेनी अक्सर कपड़ों के लिए जाती रहती, लेकिन चूंकि कैट अंदर से लड़की नहीं थी तो उसे जेनी अच्छी लगने लगी। फिर एक दिन जेनी ने आकर बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है और वो अपनी शादी के लिए उसी से ड्रेस बनवाएगी। वहीं अब प्रेजेंट में आने वाले कुछ ही दिनों में एना का दर्द अब कम होने लगा। उसने नोटिस भी किया कि अडल्ट कैट उसी के साइड वाले रूम में रहती है। उसका एक पैर हमेशा बंधा रहता ताकि वो कहीं भाग न जाए। और अब एना यहाँ से कैट से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगी ताकि जान सके कि वो इस बीमारी से कैसे बच गई, और अगर वे उस पर रिसर्च कर ले तो वे खुद भी बच जाएंगे। वहीं एक दिन सैम भी सबसे छुपकर एना के पास आता है और उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसी की वजह से एना को अपना एक हाथ खोना पड़ा। हालांकि एना ने कहा कि कोई बात नहीं, वो यहाँ से उसे उसकी भलाई के लिए निकालना चाहती है, क्योंकि ये लोग बहुत बेरहम है और किसी दिन उसे भी मार डालेंगे। सो एना ने सैम से कहा कि वो उसे अभी यहाँ से निकाल देगी, और फिर सैम बाहर जाकर बीच के आसपास जाकर पिएत्रो को ढूंढ ले, और जब तक वो खुद नहीं आ जाती तब तक वो पिएत्रो के पास ही रहे। जिसके बाद अब एना ने फाइनली खुद बाहर जाकर डिस्ट्रैक्शन पैदा कर अपने भाई सैम को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया। वहीं अब कैट याद करता है कि कैसे जब वो बीमारी फैली तब उसके आसपास सारे ही बड़े लोग मरने लगे। तो वो भी अपनी बारी का इंतजार करने लगी कि एक दिन उसे भी मरना है, लेकिन वो समय कभी आया ही नहीं। कैट के आसपास के सभी बड़े लोग एक एक कर मारे जाते रहे, लेकिन आखिर में वो खुद बच गई, जिसका कारण कभी उसे पता नहीं चला। तब आखिर में कैट जेनी से मिलने उसके घर गई, लेकिन तब तक जेनी भी मर चुकी थी, और वहीं उसे जेनी की छोटी बहन एंजेला दिखाई दी, जो कि अब प्रेजेंट में इसी ब्लू ग्रुप की लीडर है। अब प्रेजेंट में कैट एंजेला का ध्यान रखती है। उसने ध्यान दिया कि एंजेला के 18 साल के करीब आते ही वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और कुछ ही दिनों में मारी जाएगी। और ये सुनने के बाद तो गुस्से में एंजेला कैट पर ही टूट पड़ी। उसने कहा कि वो कैट को बांधकर हमेशा अपने पास इसलिए रखती थी कि उसके पास रहने से वो भी इस बीमारी से इम्यून हो जाएगी, लेकिन अब वो मर रही है और कैट हमेशा जीती रहेगी। हालांकि कैट ने उसे शांत किया और कहा वो भी उसके साथ मरने को तैयार है, लेकिन पीछे से कैट ने जाकर सब कुछ एना को बता दिया कि कैसे एंजेला तो अब खुद वैसे भी मरने वाली है, लेकिन अब साथ में वो उसे भी मार देगी।
अब अगले सुबह लीडर एंजेला अपनी पूरी बॉडी पर ब्लू पेंट लगाकर पूरी तरह से तैयार हो गई। आज के दिन वो अपने साथ कैट को भी मारने वाली थी, लेकिन जब वो कैट को लेने उसके रूम में गई तो कैट तो यहाँ पहले से मरी पड़ी थी। पीछे से एना ने आकर कहा कि उसने तो कैट को पहले ही मार दिया, जिसके बाद अब गुस्से में एंजेला एना पर ही टूट पड़ी और तभी सरप्राइजिंगली पीछे से कैट फिर से उठ जाती है और वो एना के साथ एंजेला को मारने लगी। दरअसल चूंकि एंजेला खुद मरने से पहले अपने साथ कैट को भी मारना चाहती थी, तो पिछली ही रात कैट और एना ने मिलकर प्लान बनाया और अब वे साथ मिलकर एंजेला को पानी में डुबा देते हैं। फिर उन्होंने पूरे ब्लू ग्रुप को एंजेला की बॉडी दिखाते हुए कहा कि अब उनकी लीडर ही नहीं बची, तो आज के बाद ये ग्रुप ही नहीं रहेगा। अब ग्रुप से सारे बड़े बच्चे तो चले गए, जबकि कैट अब सारे छोटे बच्चों को खुद संभालने का तय करती है। वैसे भी उसकी उम्र का अब पूरी दुनिया में और कोई नहीं बचा होगा। वही अब एना भी कैट और बाकी सबको गुड बाय बोल अपने भाई सैम को ढूंढने बाहर निकल पड़ी। उसने उसे भगाने से पहले बीच के पास जाकर पियत्रो के पास रुकने को कहा था। सो एना को उम्मीद थी कि उसके भाई ने रास्ता ढूंढ लिया होगा और वो उसे पियत्रो के पास मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर सैम तो अभी मारा मारा फिर रहा था। उसे आज शहर में घूमते हुए पूरे 3 दिन बीत गए, लेकिन उसे पियत्रो नहीं मिला और अब तो सैम को खुद भी नहीं पता कि वो शहर के किस कोने में मौजूद है और उसे आगे क्या करना चाहिए। वहीं इसके उलट एना चूंकि पहले से पियत्रो को जानती थी, तो वो तो सीधी उसी के बीच पर पहुंच गई। लेकिन अब उसने पहुंचकर देखा कि चूंकि पियत्रो भी 18 साल का होने वाला है, तो वो भी फाइनली इन्फेक्टेड हो गया और जल्द ही मारा जाएगा। दोनों अब सबसे पहले एक दूसरे को देख गले से लगा लेते हैं। तभी हैना को पता चला कि उसका भाई सैम तो यहाँ कभी आया ही नहीं। अब पियत्रो ने भी कहा कि बेशक से उसकी हालत खराब हो गई हो, लेकिन फिर भी वो उसके साथ उसके भाई को ढूंढने चलेगा। वो यहाँ अपने आखिरी दिनों में अकेले नहीं मरना चाहता। जिसके बाद अब दोनों एक साथ मिलकर पहले एना वाले जंगल वाले पुराने घर में जाते हैं, लेकिन यहाँ भी सैम कहीं नहीं था। ऊपर से अब इतने दिनों से यहाँ किसी के ना होने से सभी जंगली जानवरों ने अंदर घुसकर सब कुछ बर्बाद कर डाला। सो अब दोनों यहाँ से सैम को ढूंढने मेन शहर में जाने लगते हैं। वहीं अब हर गुजरते समय के साथ पियत्रो की हालत खराब होते जा रही थी। तो एना ने कहा कि पियत्रो अगर मरने से पहले जो कुछ भी चाहे तो वो उसे दे सकती है। जिसके बाद अब पियत्रो ने कहा कि वो मरने से पहले एक आखिरी बार शहर के पास वाले पहाड़ों में जाकर वहाँ का वोल्केनो देखना चाहता है। जिसके बाद अब एना पियत्रो के साथ चल पड़ती है, क्योंकि पियत्रो की हालत बहुत खराब थी। दोनों अब पूरे ही दिन ड्राइव करते हुए वोल्केनो के पास जाने लगे और जब अंधेरा हो गया तो वे एक पुराने घर में रुककर आज की रात यहीं बिताने लगते हैं। दोनों में से आज कोई नहीं सोता, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रात पियत्रो के लिए आखिरी रात है, जहां अब के समय में इंसानी जीवन सिर्फ 18 साल का होता है और अब तो सबको इसकी आदत भी हो चुकी थी। पियत्रो एना से कहता भी है कि उन्हें पहले मिलना चाहिए था और दोनों बातें करते हुए सो गए। अब अगली सुबह जब दोनों उठकर फिर से आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में उनकी बाइक एक वायर से टकराकर गिर जाती है। साफ था कि ये वायर किसी ने जानबूझकर बांध रखी है ताकि कोई आगे ना जा सके। तभी उनके सामने 4 लोग आ गए और एना और पियत्रो समझ गए कि वे तो उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। सो दोनों अब जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें पकड़ ही लिया। अब उनके लीडर ने एना को बाहर निकाल कर दिखाया कि कैसे उन्होंने पियत्रो के चेहरे पर एक डिब्बा चिपका दिया था और ये सब वे सिर्फ मजे के लिए कर रहे थे। जिसके बाद वे दोनों को आगे जाने देते हैं। अब थोड़ी आगे जाकर एना उस डिब्बे को हटाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका कोई तरीका काम नहीं करता। वहीं अब चूंकि पियत्रो को वैसे भी मरना था, तो दोनों उस डिब्बे के साथ ही आगे बढ़ने लगे और वे फाइनली उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच ही जाते हैं, जहां की पियत्रो ने हमेशा से अपना आखिरी समय गुजारने का सोचा था। दोनों को यहाँ बैठे बैठे फिर से रात हो गई और जब सुबह एना की आंखें खुली तो उसने देखा कि पियत्रो तो नीचे गिरा पड़ा था, यानी कि वो सोते समय नीचे गिर गया। अब एना जल्दी से उसे देखने गई, जहां उसके नीचे गिरने से उसके सिर का डिब्बा हट गया था। वहीं पियत्रो अब आखिरी बार एना को गुड बाय बोल आसमान को देखते हुए दम तोड़ देता है। इसके बाद एना उसकी बॉडी को पत्थरों से ढककर अब फिर से अपने भाई सैम को ढूंढने निकल गई। आज भी पूरा दिन सैम को ढूंढने पर वो उसे कहीं नहीं मिला, तो अब एना को भी लगने लगा कि वो अपने भाई को फिर कभी नहीं देख सकेगी। कि तभी उसे लकीली सैम अपने सामने से आता हुआ नजर आ गया
और दोनों भाई बहन फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। एना को सैम को देख बहुत खुशी हुई कि वो अब तक सेफ है, वरना तो जैसी अब दुनिया हो चुकी है, कुछ लोग तो सिर्फ मजे के लिए ही दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। अब एना के पास एक प्लान था और वो पहले सैम के साथ मिलकर अपनी माँ की बॉडी के रिमेन्स का फ्यूनरल करती है, क्योंकि अब वे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। जिसके बाद एना ने सैम को बताया कि जब वो ब्लू ग्रुप में कैट के पास थी तो उसे एक आइडिया आया था कि चूंकि कैट 18 साल से ऊपर होने के बावजूद जिंदा बच गई थी तो फिर तो वे भी बच सकते हैं। और उसके प्लान के अनुसार वे दोनों एक बोट लेकर यहाँ से कहीं दूर एक आइलैंड पर निकल जाएंगे, एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर कि उनके अलावा और कोई न रहता हो। वहीं चूंकि वो इन्फेक्शन 18 साल की उम्र के आसपास ही होता है तो शायद वे वहाँ पर बच ही जाएं। दोनों अब समुद्र के पास जाकर आसपास के फिशिंग सेंटर्स में बोट ढूंढने लगते हैं जिसका की इस्तेमाल कर वे यहाँ से निकल सकेंगे। इसी दौरान जब रात होने पर वे एक बिल्डिंग में सोने लगे तो सैम पूछता है कि उसकी माँ कैसी थी, क्योंकि अब तो उसे कुछ भी याद नहीं। उसके लिए तो उसकी माँ हमेशा से एना ही है। एना सैम को सब बताने लगी, कैसे सबके मरने के बाद आखिर में बीमार मारिया हमेशा अपने कमरे में ही रहा करती और उसी ने उसे छोटे सैम का ध्यान रखने को कहा था। उसने उसे सब सिखाया, कैसे बेबी सैम को कौन सा खाना खिलाना है, उसके डायपर्स कैसे चेंज करने हैं, सब कुछ मारिया ने ही सिखाया था। उसने एना से ये भी कहा कि उसने जो डायरी बनाई है वो उसे कभी ना खोए। उसमें हर तरह की ट्रिक्स लिखी हैं जिनका की इस्तेमाल कर वे इस पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में सरवाइव कर सकेंगे। उसने ये भी बताया कि उसके मरने के बाद दोनों ही बच्चे उसे उठाकर बाहर नहीं ले जा सकते, तो वे उसकी बॉडी को यहीं बेड पर छोड़कर खिड़कियां खोल दें ताकि घर के अंदर स्मेल ना हो, और फिर वे इस कमरे को बाहर से लॉक कर कभी दोबारा यहाँ ना आए। जिसके बाद एना और सैम आने वाले 4 महीनों तक बाहर कार में ही सोते रहे। वे सिर्फ खाना लेने घर के अंदर आते और बाकी सारा समय घर के बाहर गुजारते। एना ने तब अपने भाई को संभालना शुरू किया। शुरू में तो उसे परेशानी हुई, मगर समय के साथ उसे सैम के साथ अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसके अलावा उसकी फैमिली में और कोई नहीं बचा था। आने वाले 1 साल तक एना सब कुछ सीख चुकी थी। उसने इसी बीच अपनी माँ की बॉडी वाले रूम को कभी नहीं खोला। अब प्रेजेंट में फिर से सुबह हो गई और दोनों एना और सैम अब पहले खाली पड़ी गाड़ियों से काम की चीजें इकट्ठा करने लगते हैं जो कि उनके बोट पर बहुत काम आएंगी। हालांकि सैम को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने कहा कि वे भी यहीं टाउन में रुककर आराम से रह सकते हैं और 18 साल के बाद तो वैसे भी कोई नहीं बचता। लेकिन एना अब भी हार नहीं मानती। उसने सैम को समुद्र किनारे एक हाथी को दिखाते हुए कहा कि ये बूढ़ा हाथी भी अभी तक जिंदा है, तो वे उम्मीद नहीं खो सकते। दोनों को इसी दिन फाइनली एक छोटी सी बोट मिल ही जाती है और दोनों किसी तरह से उसे फिर से पानी में लाकर उस पर अपना सारा सामान पैक कर अपने सफर की शुरुआत कर देते हैं। शुरू में पहले पूरे 2 दिन वे अच्छे से ट्रेवल करते रहे, लेकिन तीसरे दिन तक उनका पानी बहुत कम बचा था। इसी बीच गलती से सैम अपनी माँ की डायरी को नीचे गिरा देता है और वो उसे लेने पानी में कूद गया। लकीली तभी एना की आंखें खुल गई और वो पीछे से कूदकर सैम को बचा लेती है। हालांकि इसी बीच वो डायरी बह गई, लेकिन एना ने कहा कि वे उस डायरी को 100 से भी ज्यादा बार पढ़ चुके हैं, सो अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद 2 दिन और बीत गए और अब तक तो पूरे 4 दिन समुद्र में रहने के बाद दोनों भाई बहन की हालत बहुत खराब होने लगी थी, क्योंकि ये पानी के साथ साथ उनका खाना भी खत्म हो गया और अब तो उन्हें भी लगने लगा कि अब तक तो उन्हें किसी आइलैंड पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अब तो एना भी सोचने लगी कि उसने सैम के साथ यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वे बचने नहीं वाले। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली अब अगले ही दिन उनकी आंखें खुलने पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी बोट उनके सामने खड़ी है। सो दोनों जल्दी से अपनी छोटी बोट को छोड़कर उसी बड़ी शिप में चढ़ गए। उन्होंने अंदर घुसकर देखा कि यहाँ तो बहुत सारा खाना भरा पड़ा था। सो वे पहले अपनी भूख और प्यास को शांत करते हैं, क्योंकि वे पिछले 2 दिनों से भूखे प्यासे थे। फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा कि यहाँ तो जरूर से कोई फैमिली रहती है जिन्होंने की पूरे ही शिप को किसी घर की तरह सजा रखा था। और तभी उन्हें आगे जाने पर अपने सामने एक फैमिली दिखाई दी। सरप्राइजिंगली उस फैमिली में कई सारे बड़े लोग थे, यानी कि वे इस शिप में रहकर उस बीमारी से बच गए और अब एना और सैम भी यहीं रहकर सेफ बच जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? ऐसा भी हो सकता है कि एना और सैम दोनों अभी उसी अपनी बोट में हों और वे दोनों इस शिप का मात्र इल्यूजन देख रहे हों। क्या पता वे वहाँ से कभी बच ही नहीं पाए। यह कहानी के अंत को दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया गया। सो आपको कौन सी एंडिंग सच लगती है और पूरी सीरीज कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नए सीरीज के लिए। थैंक यू।